स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल न्यू काशी स्टडी क्लासेस पर। आज बहुत लंबे समय बाद देखिए फिर से हम यूट्यूब पर आए हैं, क्योंकि व्यस्तता थी, एग्जाम था, इसमें थोड़ी व्यस्तता थी, फिर से हम आए हैं और अब क्लासेज रेगुलर स्टार्ट करेंगे फिर से। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जिसे कहते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास की हम लोग शुरुआत करेंगे। ये विषय एक ऐसा विषय है कि जो तैयारी करते हैं उन्हें भी पढ़ना चाहिए, उनके लिए तो जरूरी है ही, जो तैयारी नहीं करते हैं उनको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में हमारे देश में आप लोग देख रहे हैं कि धर्म के नाम पे इतने झगड़े झंझट चल रहे हैं। कोई आकर हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दे रहा है तो कोई कुछ भी, जबकि वास्तविकता ये हमारे देश का इतिहास है या प्राचीन इतिहास जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तब से न कोई धर्म था, न कोई जाति थी, न कोई भगवान था, न कोई कुछ था। जैसे जैसे मानव विकसित होते गए वैसे वैसे इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए क्या बनाते चले गए, धर्म बनाते चले गए। और मूर्खता तो तब हो गई कि जब इनके फॉलोवर्स भी बढ़ते चले गए, और फॉलोवर्स ऐसे कि जो एकदम अंधभक्त, मतलब अंधता के रूप में, अंधों की तरह उनकी हर एक बातों पर गलत सही अपना तर्क वितर्क नहीं करते हैं, बल्कि बिना तर्क और वितर्क के क्या करते हैं, आपस में झगड़े भी कर लेते हैं, आपस में लड़ाई भी कर लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि देखिए आजकल यूट्यूब पे आप लोग देखे होंगे कि बहुत से वीडियो ऐसे होते हैं जिनमें कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ऐसे सुने होंगे। तो आखिर लोग धर्म को ही अपना मुद्दा क्यों बनाते हैं, अपना आधार क्यों बनाते हैं? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि पूरी दुनिया में जानते हैं कि जो पूरी जनसंख्या पूरी दुनिया की बटी हुई है अधिकतर धर्म के नाम से बटी है। तो अपने भारत में जैसे जानते हैं कि 135 करोड़ जनसंख्या लगभग है, तो जिनमें से 90 करोड़ के ऊपर जनसंख्या हिंदुओं की है। तो अगर जो व्यक्ति ऐसे में हिंदूवादी बन के बात करेगा तो उसका मतलब है कि एक भारी भरकम जनसंख्या उसके साथ हो जाएगी। तो इसलिए वो धर्म का मुद्दा बनाते हैं, और धर्म के नाम पे बस राजनीति होती है और कुछ होता नहीं है और कुछ फ़ायदा नहीं, जानते हैं। बाकी सब मूर्खता की एक वो भी पहचान है। चलिए स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे कहते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखिए आज इसका सिलेबस बता देते हैं अच्छे से। प्राचीन इतिहास को हम लोग दो भागों में बांटते मिले। इतिहास जो होता है, इतिहास का मतलब होता है इति मतलब बीती हुई घटनाएं, और हास मतलब होता है अध्ययन, यानी बीती हुई घटनाओं का क्रम से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और इतिहास को ही हम लोग दो भागों में पहले बांट के पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास को नहीं, इतिहास को हम लोग इतिहास को पहले दो भागों में बांट के पढ़ लेते हैं। एक को बोलते हैं प्राग इतिहास। प्राग इतिहास किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे ये बता रहे हैं। प्राग इतिहास जिसे कहते हैं प्री हिस्ट्री, इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्री। आप लोग इंग्लिश में भी इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है। और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटो हिस्ट्री, जिसे कहते हैं आद्य इतिहास। आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा होता है इतिहास। इतिहास जिसे कहते हैं हिस्ट्री, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। इस प्राग इतिहास को ही हम लोग पढ़ते हैं किस रूप में, इसमें से सबसे पहले चीज़ की प्राग इतिहास किसे कहते हैं। तो प्राग इतिहास जानते हैं कि जब व्यक्ति न तो पढ़ना जानता था न ही लिखना जानता था, तो उनके हमें साक्ष्य भी प्राप्त नहीं होंगे पढ़े लिखे। हम इनका इतिहास जो है पढ़े लिखे पुस्तकों के आधार पर नहीं पता कर सकते, इनका कोई साक्ष्य नहीं मिल सकता। तो इनका हम अध्ययन कैसे करेंगे, इनके द्वारा बनाए हुए हथियारों के आधार पर। और इनके हथियार किसके बने होते थे, पत्थर के बने होते थे। तो उसे कहा जाता है प्राग इतिहास, मतलब ऐसी इतिहास जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। हम उनके हथियारों या औजारों के आधार पर उनका अध्ययन करके बताते हैं कि उनकी कैसी सभ्यता रही होगी, उनकी कैसी संस्कृति रही होगी, या उनकी कैसी राजनीतिक व्यवस्था रही होगी। तो उस इतिहास को कहते हैं प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री बोलते हैं। इस प्री हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं कई भागों में बांटकर, जैसे पूरा पाषाण काल जिसे कहते हैं पालियोलिथिक एज, इसे क्या बोलते हैं, पालियोलिथिक एज। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल जिसे हम लोग पढ़ते हैं मेजोलिथिक एज। और तीसरा जो इसमें आता है वो होता है नियोलिथिक एज, मतलब नवपाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मीन्स क्या होता है, पत्थर होता है, यानी नियोलिथिक एज बोलते हैं। तो प्राग इतिहास किसे कहते हैं, यानी कि वो इतिहास जिनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, हम उनके बनाए हुए हथियारों के आधार पर उनका अध्ययन करते हैं, तो उसे कहा जाता है प्री हिस्ट्री यानी प्राग इतिहास। प्राग इतिहास में को तीन भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर आता है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास में ये पढ़ना लिखना तो जानते थे, लेकिन इनके द्वारा लिखी गई लिपि हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं।
आद्य इतिहास में ये पढ़ना लिखना तो जानते थे, लेकिन इनके द्वारा लिखी हुई हम लोग नहीं पढ़ पाए, हम लोग इनका भाषा नहीं पढ़ पाते हैं। इन्हीं में आता है सिंधु घाटी सभ्यता, तो हम लोग पढ़ना पड़ता है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत कुछ बातें आपको जानने को मिलेगी सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो लिखते थे ना, ये जो लिखते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट में लिखते थे। पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि एक स्क्रिप्ट में लिपि होता है, एक ऐसी लिपि जिसमें वो लिखते जाते थे, दाएं से बाएं लिखते जाते थे, और बीच में वही में क्या करते थे, पेड़ बना देते थे, वही में जानवर बना देते थे, उसी में मानव बना देते थे, ऐसे ऐसे कुछ बना देते थे, लिखते लिखते जाते, फिर उसी में कुछ बना देते हैं। इसका मतलब कि जब वो लिख रहे थे उसी के साथ साथ उसमें चित्र भी बना देते थे। इस प्रकार की लिपि को कहा जाता है पिक्चोग्राफिक लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो पिक्चोग्राफिक है, तो हम लोग उसको समझ में नहीं आए, हम लोग पढ़ नहीं पाए। और हमारे देश के जानते कुछ महामूर्ख लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति है वो ब्रह्मा ने किया है। ब्रह्मा ने मतलब कि ब्रह्मा के जो है एक दिन जो होता है, ब्रह्मा देखिए एक दिन जो होता है ब्रह्मा का एक दिन हमारे पृथ्वी पर कितने लाख साल बराबर होता है, 43 लाख साल के बराबर होता है। ये कुछ मूर्ख लोग जो है अपने फायदे के लिए सिद्धांत बनाए हैं। एक ब्रह्मा का एक दिन हमारे पृथ्वी पे कितने दिन के बराबर होता है, 43 लाख साल के बराबर। और 43 लाख साल में से भी कौन सा सबसे पहला जो होता है 43 लाख से 17 लाख साल तक जो आता है वो होता है कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है सतयुग। कौन कहलाता है, सतयुग आता है, सतयुग। और फिर 17 लाख से 12 लाख साल तक जो आता है उसे क्या कहते हैं, त्रेता युग। क्या बोलते हैं, त्रेता युग। फिर 12 लाख से 8 लाख साल तक जो आता है उसे क्या कहते हैं, द्वापर युग। द्वापर युग जिसमें कृष्ण का अवतार हुआ। फिर उसके बाद का जो 8 लाख साल से नीचे का जो काल होता है उसे कहते हैं कलयुग। उसे क्या कहते हैं, कलयुग। इस प्रकार से बांट करके इन्होंने अध्ययन किया कि ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी पे 43 लाख साल के बराबर होता है। फिर ब्रह्मा इसी प्रकार से ब्रह्मा के कितने वर्ष, 100 वर्ष। ब्रह्मा का 100 वर्ष जो होता है, ब्रह्मा एक अपना जीवन जो जीते हैं वो 100 वर्ष जीते हैं, तो उनका एक दिन जब 43 लाख साल के बराबर है तो ऐसे कल्पना कर लीजिए कितना लंबा समय आएगा। और हमारे यहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं ये इनकी ब्रह्मा के इन सभी बातों को समझते हैं, सतयुग द्वापर त्रेता युग सब बातें समझते हैं। और ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये बहुत पुरानी नहीं है, ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले की घटना है हमारे देश में। ईसा मसीह के जन्म से यानी आज से 3500 साल पहले की बात है। इनके द्वारा लिखी गई बातें अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में आज से मात्र 3500 साल पहले की घटना है, हम लोग इसे नहीं पढ़ पाए हैं। और ये बात करते हैं कि हम लोग द्वापर युग त्रेता युग सतयुग इन सब की बातों को समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर जैसे आप पढ़ लिख रहे हैं या कोई भी व्यक्ति, ये एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको पढ़ाकर एग्जाम देना है। इसका एक उद्देश्य मैंने कहा कि एक सामाजिक जागरूकता भी है। अगर आप जिस दिन पढ़े लिख लिए तर्क वितर्क करने लगे तो इसका मतलब तो आपको मूर्ख नहीं बनाएगा। अब इसी द्वापर त्रेता के युग के कलयुग के नाम पर लोगों को क्या करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। अच्छा, इसे कलयुग इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कहा जाता है कि विष्णु का एक नया अवतार होगा कल्कि के नाम पे। कल्कि के नाम पे विष्णु के जैसे अवतार हुआ है ना सब में, सतयुग में त्रेता युग में द्वापर युग में, इसी प्रकार से कहता है कलयुग में एक नया अवतार होगा कल्कि के रूप में। तुलसीदास ने तो कलयुग इसलिए कहा है क्योंकि इसमें कहा गया कि ब्राह्मणों को अब शूद्र आंख दिखा कर बात करने लगे हैं, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया, इसलिए कलयुग है। कलयुग में ऐसा चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। महिलाओं को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, या फिर शूद्रों को ब्राह्मणों के सामने सर उठाना नहीं चाहिए। जिनके पिताजी हमारे सामने खड़े होकर कमर टेढ़ हो जाती थी, वो वाली बातों को करते थे कि ब्राह्मणों का सोच था कि ये जो शूद्र लोग हैं या जो निम्न जाति के लोग हैं हमारे सामने सर झुकाएं, उनकी कमर टेढ़ हो जाए, पानी न पिए सार्वजनिक स्थलों से। तो उसको कलयुग ने तुलसीदास ने इसे कलयुग कहा। तुलसीदास बहुत बड़ा ब्राह्मणवादी आदमी था, ठीक है। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानिए। इसे कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, प्राग इतिहास में, आदि इतिहास में, इतिहास में, आधुनिक इतिहास में। तो आपको याद रहे कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता किस में आता है, प्रोटो हिस्ट्री। और इतिहास को फिर हम लोग बांट लेते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का मतलब इनके द्वारा लिखी पढ़ी गई बातों को हम लोग पढ़ लिख समझ सकते हैं। इनके द्वारा लिखी गई बातों को हम पढ़ लिख समझ सकते हैं, इसे कहते हैं इतिहास। इतिहास को भी हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास जिसे कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा होता है प्राचीन इतिहास के बाद होता है दूसरा मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास जिसे कहते हैं मेडाइवल हिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसे, मेडाइवल हिस्ट्री। और तीसरा हम लोग पढ़ना है आधुनिक इतिहास। तीसरा पढ़ना हम लोगों को आधुनिक इतिहास जिसे कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री।
आधुनिक इतिहास, जो सबसे इम्पोर्टेंट इनमें से है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे है आधुनिक इतिहास, यानी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंग्रेजों का इतिहास इसी में पढ़ना पड़ता है, इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई इतिहास है तो वो कौन सा है? आधुनिक इतिहास। चलिए तो अब इनका कालक्रम कर लेते हैं। प्रागैतिहास का मतलब होता है कि मानव की जब से उत्पत्ति हुई, माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति जो हुई है वो कितने वर्ष पहले हुई है? 40 लाख, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, 40 लाख साल से, आज से 40 लाख साल पूर्व मानव का इतिहास हुआ था। इसको किसने समझाया? इसको जानते हैं कि यूरोप में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था? डार्विन साहब ने। चार्ल्स डार्विन साहब एक तरीके से वहाँ के यूरोप में भी रूढ़िवादियों के खिलाफ खड़े थे। चार्ल्स डार्विन साहब की एक पुस्तक है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन की पुस्तक का नाम है नेचुरल सिलेक्शन, एक पुस्तक है इनका। डार्विन साहब, चार्ल्स डार्विन साहब यूरोप में वहाँ के रूढ़िवादियों के खिलाफ खड़े हो गए थे। जैसे वहाँ के रूढ़िवादियों को कहना था कि रूढ़िवादी का मतलब जैसे वहाँ के जो चर्च वाले लोग हैं, जो पोप, जिसे भारत में ब्राह्मण लोग हैं, जैसे इस्लाम धर्म में मौलवी लोग हैं, ये लोग रूढ़िवादी लोग कहलाते हैं। तो वहाँ के रूढ़िवादी लोग कहते थे, ये पोप्स वाले लोग, कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है इसकी उत्पत्ति उनके गॉड ने किया है, ईश्वर ने किया है, और ईश्वर ने किया है और वही चलाते हैं इस सृष्टि को। और उन्हीं ने मानव की उत्पत्ति के बारे में बताया कि जब से ईश्वर ने ही मानव को बनाया है, मतलब अपने तर्क वितर्क गढ़ करके वो रूढ़िवादी लोग, चर्च वाले लोग, वहाँ के लोगों को मूर्ख बनाए बैठे थे। तो चार्ल्स डार्विन साहब आए, चार्ल्स डार्विन साहब ने बताया कि नहीं, हमारी उत्पत्ति ईश्वर ने की है या नहीं की, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि चार्ल्स डार्विन साहब ने समझाया कि हमारी उत्पत्ति जो उत्पत्ति हुई है आज से 40 लाख साल पहले, मानव की जो उत्पत्ति हुई है कितने साल पहले हुई है? 40 लाख साल पहले हुई है, 40 लाख साल पहले हुई है। और किससे हुई है? उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने बताया कि जो बानर, क्योंकि हमारे सबसे निकटतम जो होते हैं बानर जाति जो होती है, बंदरों की जो जाति होती है, यानी कपी वंश जो होते हैं, उन कपियों से निकटतम, ये नहीं कहा कि हम बंदर से उत्पन्न हुए हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हमारे जो निकटतम हो, कौन हो सकते हैं? ये बंदर ही सब, क्योंकि हमारी तरह उनके अंदर भी कुछ लक्षण मिलते हैं, इसलिए हो सकता है कि हमारी उत्पत्ति उनके द्वारा हुई हो 40 लाख साल पहले। तो कुछ रूढ़िवादियों ने कहा कि तब मानव, ये बंदर कहाँ से आए, फिर उसके बाद वो कहाँ से आए, मतलब क्रम से। तो डार्विन साहब ने अपने इसी पुस्तक बताया है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा। उन्होंने बताया कि देखो, धरती पर सबसे पहले जो जीव आए थे वो आए थे न्यूक्लियो प्रोटीन नामक वायरस, न्यूक्लियो प्रोटीन नामक वायरस आए थे। जानते हैं कि जो वायरस होते हैं वो केवल न्यूक्लियस के बने होते हैं, केवल नाभिक के बने होते हैं, और नाभिक क्या होता है? प्रोटीन होता है, केवल प्रोटीन का बना होता है। उस न्यूक्लियस पर जब धरती आज से आज जानते हैं कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, 4.5 अरब वर्ष पूर्व सूर्य से उत्पत्ति हुई थी, और सूर्य से जब अलग हुआ था तो ये आग का जलता हुआ गोला था। धीरे धीरे जब ये ठंडी हुई, जब ये धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जब ठंडा हुआ तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जानते हैं ना, कैल्शियम, जो कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब जो होते हैं, इनका निर्माण हुआ। मतलब कि सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ, सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ। कितने साल पहले? जब पृथ्वी 4.5 अरब साल पहले बनी तो 3.5 अरब साल पहले, मतलब उसके करीब 1 अरब साल बाद जो सरल कार्बनिक पदार्थ थे उससे मिले बनके बने जटिल कार्बनिक पदार्थ, मतलब प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। और उस प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन से सबसे पहला जो बना जीव, जैविक यानी अजैविक घटक से पहला जो जैविक घटक बना वो कौन बना? न्यूक्लियो प्रोटीन नामक वायरस बना। ठीक है, क्योंकि अगर आप आज भी देखेंगे कि ना, पानी वानी को कहीं पे खुले में रख दीजिए पानी को, और उसमें देखेंगे कुछ दिन बाद उसमें कीट सब पड़ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि वो जो पानी के अंदर जो थे कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब जो नाइट्रोजन, ये सब जो थे पानी के अंदर, उस अजैविक घटकों ने एक नए जैविक घटक को जन्म दिया। डार्विन साहब ने यही समझा कि सबसे पहले क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था उस वक्त, ऑक्सीजन नहीं था, तो ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन नामक वायरस होता है ये बिना ऑक्सीजन में भी जीवित रह सकता है, तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन नामक बिना ऑक्सीजन में उत्पन्न हुआ, यानी
पहला जैविक घटक का निर्माण हुआ। फिर ये क्या किया इससे धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ, क्योंकि न्यूक्लियोप्रोटीन से ही क्या बनता है, जाकर डीएनए बनता है। डीएनए बनता है न्यूक्लियोप्रोटीन से। और न्यूक्लियोप्रोटीन नामक वायरस से जब डीएनए बना तो डीएनए एक प्रकार के आनुवंशिक गुणों को अगली पीढ़ी में लेके जाता है। डीएनए क्या करता है, एक पीढ़ी को अगली पीढ़ी में लक्षणों को लेके जाता है डीएनए, यानी जिसको कहते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। और इस डीएनए से क्या बना, सबसे पहला प्रोकैरियोटिक जीव बना। प्रोकैरियोटिक जीव बना जिसमें कौन आता है, बैक्टीरिया आते हैं इसमें, जीवाणु। और इसी में जो पहला जीवाणु उत्पन्न हुआ था उस जीवाणु का नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नीली हरी शैवाल। क्या कहा जाता है, नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। सबसे पहले इस धरती पर इसी नीली हरी शैवाल ने क्या किया, जीवन को लाया। मतलब अगर कोई पूछे आपसे कि धरती पर जीवन लाने वाला कौन है, तो आप कहेंगे नीली हरी शैवाल है। कौन है, नीली हरी शैवाल है। और हम लोग धरती पर रहकर कहते हैं कि हमारी उत्पत्ति ब्रह्मा ने किया, विष्णु ने किया, महेश ने किया। ये सब मूर्खता भरी बातें हैं। इस्लाम धर्म वाले कहेंगे कि गॉड अल्लाह ने किया है, और क्रिश्चियन धर्म के लोग कहेंगे गॉड ने किया। सब मूर्खता। तो सबसे पहले न्यूक्लियोप्रोटीन वायरस बना, फिर उसने डीएनए के बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका में नीली हरी शैवाल क्या करती है, ये भी बिना ऑक्सीजन में जीवित रह सकती है। और फिर किसका प्रोडक्शन करेगी, ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले धरती पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करने वाला ये था। न्यूक्लियोप्रोटीन से डीएनए बना, डीएनए से प्रोकैरियोटिक जीव यानी नीली हरी शैवाल बने। नीली हरी शैवाल के बाद बना जो यानी प्रोकैरियोटिक बाद बना यूकैरियोटिक जीव बने। यूकैरियोटिक जिसमें अमीबा ये सब आते हैं, प्रोटोजोआ ये सब आते हैं। यूकैरियोटिक जीव बने। यूकैरियोटिक जीव के अंदर ही आते हैं बैक्टीरिया नहीं, बल्कि इसमें यूकैरियोटिक जीव में आता है प्रोटोजोआ में के अंतर्गत कौन आते हैं, अमीबा ये सब आते हैं। प्रोटोजोआ ये सब के अंदर कौन आते हैं, अमीबा आते हैं, पैरामीशियम आते हैं, यूग्लिना आते हैं। ये सब जो आते हैं यूकैरियोटिक में आते हैं। अब इन यूकैरियोटिक जीवों से जो बना है, यूकैरियोटिक जीवों में यानी कि प्रकृति जैसे किसी जगह कैसी जलवायु बदलती है। जैसे हमारे यहाँ का पूरे भारत में देखें तो ऑस्ट्रेलिया यूरोप में चले जाए तो आपको गोरे मिलेंगे, हम लोग भारत में रहने वाले सांवले मिलेंगे, और इक्वेटर लाइन पर रहने वाले काले मिलेंगे। तो हमारी जो त्वचा का रंग है किसके कारण हुआ, इस यहाँ के जलवायु के कारण परिवर्तित हो रहा है। इसी प्रकार से कौन सा जीव कब जीवित रहेगा ये पूर्ण रूप से निर्भर करता है किस पर, वहाँ की जलवायु पर। तो यानी कि जैसे आज से उतने साल पहले जलवायु जैसी थी, जलवायु जैसे बदल रही है, तो जीव भी अपना रूप रंग क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। अपने शरीर की संरचनाओं में भी क्या करेंगे, परिवर्तन लाएंगे। तो आज उस वक्त की बात है। तो इसी प्रकार से जब जलवायु परिवर्तित हो रहा है तो देखिए ये जीव जो था, ये जीव भी प्रोकैरियोटिक, फिर यूकैरियोटिक जानते हैं कि बहुकोशिकी होते हैं। बहुकोशिकी का मतलब एक कोशिका, जो प्रोकैरियोटिक है तो एक कोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक जो होती है ये बहुकोशिकी, यानी अमीबा। इस सबसे क्रमिक परिवर्तन होता गया। जैसे जैसे जलवायु बदलती गई तो अपना जीवन यापन करने के लिए जलवायु के हिसाब से अपने शरीर के ढांचा को भी क्या करना, परिवर्तित करते चले गए। तो यानी उनमें विभाजन होता चला गया। विभाजन होते होते हम आधुनिक मानव तक पहुँचे हैं। ये बात जो समझाया, यानी कि ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन जो समझाया डार्विन साहब ने, तो वहाँ के रूढ़िवादियों को, चर्च वालों को, पोप्स वालों को ये बात बुरा लग गया कि तुम तो समझा रहे हो, मतलब इस तरीके से तो हमारे गार्ड का इसमें कोनो हस्तक्षेप ही नहीं है, हमारे गार्ड का तो कोनो योगदान ही नहीं है। तो उन लोगों ने डार्विन साहब के खिलाफ एक से एक रणनीतियाँ बनाना शुरू किया। लेकिन डार्विन साहब ने जो समझाया था बातें बड़ी स्पष्ट थी। तो उसका मतलब यूरोप पहले जागरूक हो गया इन सब बातों को जानकर, डार्विन साहब की बातों को जानकर। लेकिन हमारा भारत आज तक भी अब समझ नहीं पा रहा है। तो जो आधुनिक मानव जो बना, इस आधुनिक मानव को भी हम लोग 3 भागों में बढ़ते हैं। आधुनिक मानव को भी तो सबसे पहले इनमें आते हैं जो मानव, आधुनिक मानव में, यानी कि जो आधुनिक मानव है, इनमें सबसे पहले आता है होमो सैपियंस। और होमो सैपियंस में होमो हैबिलस आते हैं। कौन आते हैं, होमो हैबिलस। हम देखिए एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। एकदम बेसिक का मतलब अगर जो व्यक्ति एकदम गरीब होगा, एकदम गरीब मस्तिष्क से, वो व्यक्ति भी समझ सकता है। एकदम गरीबी के स्तर से शुरू किया मैंने, एकदम माइनस लेवल से। होमो हैबिलस का मतलब होता है वे मानव जो अपना पत्थरों पर जीवन यापन करते थे, पत्थर उत्थर पे जीवन यापन करते थे, मतलब प्रागैतिहास वाले मानव, ये आ जाएंगे होमो हैबिलस वाले में। ठीक है, होमो हैबिलस। फिर उसके बाद आया जब मानव, और होमो हैबिलस जो पत्थर वाले थे थोड़ा झुक के चलते थे। होमो हैबिलस का मतलब पत्थर बनाने वाले मानव। फिर उस पर जब ये सीधे खड़े होकर चलने लगे तो उन मानव को कहा गया होमो इरेक्टस।
क्या कहा गया? होमो इरेक्टस, जो सीधे खड़े होकर चलने लगे, उन्हें क्या कहा गया? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब इरेक्ट, जैसे पढ़ा है ना आपने, इरेक्ट, इरेक्ट फिजिक्स में यूज होता है ना, इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मीन्स क्या होता है? सीधा। तो जो मानव सीधा खड़ा होकर चलने लगा उसको कहता है होमो इरेक्टस। और जब ये मानव सीधा खड़ा होकर चलने लगा, फिर अपने मस्तिष्क का तर्क का उपयोग करने लगा, तो उन्हें कहा जाता है होमो सैपियंस। यानी तर्कशील मानव को क्या कहता है? होमो सैपियंस। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मानव का होमो सैपियंस। तो यूरोप में होमो सैपियंस लोगों की जनसंख्या अधिक है। भारत में किसकी है? होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस की जनसंख्या ज़्यादा है, जो अपने तर्क का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, वही लगे हुए हैं, अभी भी वही जो बना दिए गए हैं नियम कानून, रूढ़िवादियों वाला जो बनाया गया धर्म शास्त्र की बातों को लेकर चलने वाले, तो वो सब बातें होमो इरेक्टस में आते हैं, जिनमें अपना तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, जो जैसे किसी ने कह दिया वैसे ही मान के चलते हैं, अपना तर्क वितर्क उपयोग नहीं करते हैं। तो होमो हैबिलस जो पत्थर वाले थे, होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर चलते थे, और जो तर्कशील लोग हैं, चिंतनशील लोग हैं, उन्हें कहा जाता है होमो सैपियंस। तो इस प्रकार से मानव का इतिहास शुरू होता है। ठीक है। और ये जो होमो हैबिलस थे, ये किससे उत्पन्न हुए थे? यानी कि जानते हैं कि अमीबा के बाद जल में ही सबसे पहले जीवन आया, जल में जीवन आया। उसके बाद जो है मछली में, जानते हैं इसका साक्ष्य वो डार्विन साहब ने बताया था कि जल में कैसे आया था, क्योंकि जल में जो मछलियाँ मिलती हैं उनके जो लंग्स होते हैं, जो हृदय होते हैं, हृदय में 2 चैम्बर मिलते हैं, और जो उभयचर होते हैं, मतलब कि जल वाले जीव पहले आए स्तनधारी वाले में, या ये जो कार्डेटा संघ में आते हैं, कार्डेटा संघ में आने वाले जो पहले जीव थे मछली सब थे, उनमें 2 चैम्बर मिलते हैं हृदय में, और उभयचर में 3 चैम्बर मिलते हैं, और हम मानव में कितने मिलते हैं? 4 चैम्बर मिलते हैं, 4 चैम्बर मिलते हैं। इसका मतलब है कि हम 4 वाले जो हैं 3 से उत्पन्न हुए होंगे, 3 वाले दूसरे से, मत्स्य सब में 2 चैम्बर मिलते हैं। तो इस प्रकार से डार्विन साहब ने बड़े अच्छे से समझाया था, बड़े अच्छे से, तो बहुत लोगों को भला बुरा भी लगा था। ठीक है।